नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान एक बार फिर आलोचनाओं के घेरे में। कर्नाटक में 2 दिन में मिले ब्लैक फंगस के 120 मरीज। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में कर्नाटक। लॉकडाउन के प्रतिबंधों में मिलेगी छूट, उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अपने गांव को बनाओ कोरोना मुक्त और जीतो 50 लाख रुपए का इनाम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर के विधायक रहीम खान बहुत कम पत्रकारों का सामना करते हुए बयान भी कम देते हैं। इससे वह हमेशा आलोचनाओं में घिरे रहते हैं। पिछले 2 दिनों से रहीम खान के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। वहीं इस वीडियो को लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में खान ने गांव का दौरा किया और उन्हें गांव में पेयजल की समस्या को हल करने के मुद्दे पर उन्होंने उनके द्वारा किए गए काम को गिनाते हुए यह कह डाला, योजना के तहत पानी जापान से नदी के जरिए मंगाया गया है। ऐसा पहले बार नहीं हुआ है। वह पहले भी अपने भाषण के दौरान इतिहास और ज्ञान के बारे में भी आलोचनाओं के घेरे में आ चुके हैं। गांव में पानी का प्रॉब्लम था तो मैं एक मल्टी विलेज स्कीम वाटर सिस्टम 15 से 20 गांवों को पानी जिस तरह से सिटी में मिलता है इस तरह से फिल्टर पानी मिलना। बीदर बागवानी विभाग के उप निदेशक विश्वनाथ झिल्ले ने केपी चैनल के संवाददाता डॉक्टर एम मसूद से बात करते हुए बताया कि जिले में बागवानी फसल अच्छी हुई है, लेकिन लॉकडाउन के कारण बाजार बंद रहने से किसानों को अच्छा दाम नहीं मिला। जैसे जिले में 800 हेक्टेयर पर तरबूज की फसल हुई, जिसमें लगभग 400 हेक्टेयर का तरबूज ही मार्केट में आया, लेकिन अन्य 400 हेक्टेयर का तरबूज नष्ट होने से किसान परेशान हैं। सरकार ऐसे किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 10,000 और न्यूनतम 2,000 रुपए मुआवजा दे रही है। इस संबंध में किसान ई गवर्नेंस सेवा पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग द्वारा कोई आवेदन नहीं मांगा जाएगा। नमस्कार, आज हम डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट विश्वनाथ भेड़े साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिले के किसान जो बागवानी फसल है उसमें जो नुकसानात हुए हैं या उनके लिए जो भी स्कीम है उस बारे में हम जानकारी लेते हैं विश्वनाथ साहब से। नमस्ते सर, मेरा नाम विश्वनाथ झिल्ले है। मैं बीदर जिला का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मुख्यस्थ हूँ। कोविड-19 सेकेंड वेव आने के बाद लॉकडाउन हो गए। ये लॉकडाउन में हमारा जिला में किसानों का फसल अच्छा आया, मगर ये मार्केट कम वक्त खुले रहने से वो खरीदार भी थोड़ा मुश्किल में है और माल लेकर जाने को कुछ भी तकलीफ नहीं है, मगर हमारा जो रेट है, डिमांड है, कम हो गई। डिमांड कम होने से हमारे पैदावार कौन क्या भी आया है मार्केट को, उसको रेट कम मिल रहा है। इससे थोड़ा किसान लोगों को नुकसान हो गई। सरकार ने ये नुकसान भरपाई के लिए एक आदेश कर दिया। जो भी फल है, फूल है और सब्जियां हैं, इनको गवर्नमेंट ये सब चीज़ों के लिए सरकार ने मैक्सिमम 1 हेक्टेयर को 10,000 रुपये और मिनिमम 2,000 रुपये सैंक्शन कर दिया। हाँ, ये सरकार ने पैकेज घोषणा किया। ये पैकेज में सब आता है। सब बागवानी किसानों के लिए है सब ये जी, जिनका लॉस हुआ प्रति हेक्टेयर हर हेक्टेयर को मैक्सिमम 1 हेक्टेयर को एक किसान को 1 हेक्टेयर को हम हमारा डिपार्टमेंट से हम ये पैकेज में दे दिया। मैक्सिमम एक किसान को 1 हेक्टेयर के लिए क्या है, उन्हें सब्जी या फल या फूल कौन सा भी उन्हें पिकाने रहो, उनको हम 1 हेक्टेयर के लिए मैक्सिमम 10,000 रुपये देते हैं। कनिष्ठ बोलते मिनिमम 2,000 रुपये देते हैं। सब ये जो किसानों के जो पिछले दिनों तरबूज का लॉस हुआ बीदर तालुके में, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तो वो लोग क्या ऑनलाइन अप्लाई करना आपको या ऑफिशियली आके ऑफिस पे मिलना आपको ये किसान, या स्कीम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है? ये अच्छा क्वेश्चन है। हम बीदर के और कर्नाटक के सब किसानों के लिए हमारा जिला में कुल मिलकर 800 एकड़ तरबूज था, वाटरमेलन और मस्कमेलन दोनों था। ये रमजान के महीना से पहला 420 हेक्टेयर का फसल ऑलरेडी मार्केट को आया था।
रमजान में अराउंड 200 हेक्टर खरबूज आया था और 150 हेक्टर का बचाया था। वो 150 लोगों को 150 बीदर दक्षिण क्षेत्र में मिर्जापुर गांव में कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। गांव में कुत्तों की संख्या अधिक बढ़ गई है और कुत्ते लगभग पागल हो चुके हैं। ऐसा ग्राम पंचायत सदस्य शेख हाजी ने बताया। हाजी ने कहा है कि गांव में अब तक कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला और 2 से 4 साल की आयु के 4 बच्चों को घायल किया है। उन्होंने कहा कि कुत्ते आतंकित होकर वाहनों का पीछा कर लोगों को घायल करने का सिलसिला जारी है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इन कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए। फिलहाल जिला सरकारी अस्पताल में कुत्तों द्वारा घायल हुए बच्चों और मरीज और बुजुर्ग महिला का इलाज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समी है, मैं ताज मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। अचानक कुत्ते क्या है मालूम है, बहुत हो गए पागल के सरकार। हमारे मम्मी को, हमारे भाई के बेटे को, मेरे बेटे को अचानक कतर दिए। एक को छुड़ाए तक एक को कतर दिए। और क्या है, गवर्नमेंट से गुजारिश है उन कुत्तों को क्या है पकड़ के लेके जाइए। अभी कभी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ही हुआ। बीदर का तो भी बहुत, उधर भी कुत्ते बहुत हो गए हैं। दुल्हन दरवाजे के पास भी बहुत कुत्ते हो गए हैं। गाड़ी पे जा रहे तो भी पीट लग रहे हैं और ज्यादा, बहुत ज्यादा कुत्ते हो गए हैं। एक कभी गए भी हम और करंट भी चले गया तो कुत्ते क्या है बहुत हो गए हैं। वो कुत्तों को जरा ये करिए। मेरा नाम अब्दुल समी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समी है, मैं ताज मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। अचानक कुत्ते क्या है मालूम है, बहुत हो गए पागल के सरकार। हमारे मम्मी को, हमारे भाई के बेटे को, मेरे बेटे को अचानक कतर दिए। एक को छुड़ाए तक एक को कतर दिए। और क्या है, गवर्नमेंट से गुजारिश है उन कुत्तों को क्या है पकड़ के लेके जाइए। अभी कभी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ही हुआ। बीदर का तो भी बहुत, उधर भी कुत्ते बहुत हो गए हैं। दुल्हन दरवाजे के पास भी बहुत कुत्ते हो गए हैं। गाड़ी पे जा रहे तो भी पीट लग रहे हैं और ज्यादा, बहुत ज्यादा कुत्ते हो गए हैं। एक कभी गए भी हम और करंट भी चले गया तो कुत्ते क्या है बहुत हो गए हैं। वो कुत्तों को जरा ये करिए। मेरा नाम अब्दुल समी है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर शहर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है। लॉकडाउन लागू रहने और बार बार पुलिस और प्रशासन के आग्रह के बावजूद घरों से बिना किसी कारण बाहर निकल रहे हैं और शहर की गलियों में घूमने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरतने का सिलसिला शुरू किया है। पुलिस शहर की सड़कों पर निकलने वाले लोगों से पूछताछ करते हुए जांच करके लोगों को छोड़ रहे हैं। मिर्जापुर नगर निगम का पेयजल ले जा रहा ट्रैक्टर चालक के संतुलन खोने से शहर के शिवाजी चौक पर पलटा। लॉकडाउन के कारण शहर की सड़कों पर नाम मात्र यातायात है। इसका लाभ उठाते हुए चालक अपनी गति पर काबू नहीं रख सका और यह हादसा हुआ। इस हादसे से कोई हताहत नहीं हुई है। लॉकडाउन में परेशान रहे परिवारों के लिए बीजापुर शहर के सकीना मस्जिद और अली ग्रुप द्वारा राशन किट वितरण किए गए। लगभग 150 राशन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर बीजापुर नगर निगम के पहले मेयर सजादे पीरा मुशरिफ सहित मस्जिद समिति अली ग्रुप के सदस्य उपस्थित थे। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में कोविड के 16,378 मरीज मिले, जबकि संक्रमण मुक्त 21,199 लोगों को मिली छुट्टी। अब तक संक्रमित कुल 26,35,122 लोगों में से 23,12,060 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए। राज्य में कोविड के अब 2,93,024 सक्रिय मामले हैं। कोविड से कुल 30,017 जाने गई हैं। इनमें से 463 मौतों की पुष्टि बुधवार को हुई। राज्य में रिकवरी दर 87.74%, मृत्यु दर 1.13% पहुंची है। केस फैटेलिटी दर 2.82% है। 2 ही जिलों में 1000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। बागलकोट जिले में 262, बेल्लारी जिले में 525, बेलगावी जिले में 1006, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 164, बीदर जिले में 23, चामराजनगर जिले में 258, चिकबल्लापुर जिले में 360, चिकमंगलुरु जिले में 214, चित्रदुर्ग जिले में 483, दक्षिण कन्नड़ जिले में 618, दावणगेरे जिले में 535, धारवाड़ जिले में 245, दगत जिले में 285, हासन जिले में 520, हावेरी जिले में 79, कलबुर्गी जिले में 117, कोडगू जिले में 298, कोलार जिले में 379, कोपल जिले में 295, मंड्या जिले में 711, मैसूर जिले में 1,687, रायचूर जिले में 249, रामनगर जिले में 165, शिवमोगा जिले में 548, तुमकुरू जिले में 882, उडुपी जिले में 636, उत्तर कन्नड़ जिले में 456, विजयपुर जिले में 166 और यादगिर जिले में 116 नए मरीजों की पुष्टि हुई।
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को ब्लैक फंगस के 120 नए मरीजों की पुष्टि की है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1370 को पहुंच गई है। इनमें से 1292 मरीजों का उपचार जारी है, जबकि 51 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। कुल 27 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रविवार तक 1250 मरीजों और 39 मौतों की पुष्टि हुई थी। सिर्फ 2 जिलों चामराजनगर और कोडगू में ब्लैक फंगस के कोई मामले नहीं मिले हैं, जबकि एक जिले में 500 और 2 जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु शहरी जिले में 11, कलबुर्गी जिले में 12, कोप्पल जिले में 2, मंड्या जिले में 2 और बीदर व तुमकुरू जिले में एक मरीज स्वस्थ हुए हैं। सबसे ज्यादा 14 मौतें धारवाड़ जिले में हुई हैं। अधिकारियों के अनुसार स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम सभी मौतों की जांच करेगी। विस्तृत विश्लेषण व ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने राज्य में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति और रोकथाम उपायों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई एक बैठक की अध्यक्षता करके बोल रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि संभावित तीसरी लहर की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। हर वार्ड में 70 से 80 बिस्तर होंगे। राज्य भर के प्रत्येक तालुका अस्पताल और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां अतिरिक्त बाल रोग विशेषज्ञ और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी। MBBS और अन्य तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के माध्यम से एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP न्यूज़ 24/7। डूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और KP न्यूज़ 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने KP न्यूज़ 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक सरकार द्वारा 7 जून से राज्य में लॉकडाउन में ढील देना शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने यह संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि जब कुछ सामान्य होने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है या एक साथ कर सकते हैं, यह देखना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार विशेषज्ञों और अन्य लोगों से राय ले रही है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने यह संकेत दिया कि अनलॉकिंग प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति ने सुझाव दिया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ताज़ा मामलों के 5000 से नीचे होने के बाद ही प्रतिबंधों में ढील दी जा सकेगी। सुधाकर ने कहा कि समिति के अनुसार पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आनी चाहिए और नए मामलों की संख्या 5000 से कम होनी चाहिए, तभी प्रतिबंधों में ढील दी जा सकेगी और तब तक कड़े कदम जारी रखे जा सकते हैं। मालूम हो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोरोना वायरस मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट के कारण अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। समाचार देश और दुनिया के। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसके प्रत्येक राजस्व क्षेत्र से कोविड-19 प्रतिबंध को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा 25 लाख रुपए और तीसरा 15 लाख रुपए होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ गाँवों की ओर से किए गए प्रयासों की हाल ही में तारीफ की थी और मेरा गाँव कोरोना मुक्त पहल की घोषणा की थी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरीफ ने कहा कि कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता मुख्यमंत्री की ओर से घोषित की गई पहल का ही हिस्सा है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व मंडल के कोविड-19 से निपटने के लिए अच्छे काम करने वाली 3 गांव पंचायतों को इनाम दिए जाएंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुनिया भर के संगठनों से कोरोना काल में सभी लोगों तक कम कीमत में जरूरी दवाई पहुंचाने के तरीके ढूंढने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में उद्योगों के लिए कोरोना टीकों के पेटेंट अधिकारों से चिपके रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। इस मौके पर संगठन के कार्यकारी बोर्ड ने 149वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, महामारी जैसे मुश्किल समय में भी सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए बहुत कम इच्छा दिख रही है। सभी तबकों तक स्वास्थ्य पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए दवाओं की सस्ती और आसान उपलब्धता एक प्रमुख कारक है। ऐसे में WHO को विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर महामारी काल में अहम दवाओं तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के तरीके खोजने चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष के बाद गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा भी उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलेंगे। पार्टी महासचिव के फीडबैक के बाद दोनों नेताओं के राज्य के दौरे का कार्यक्रम तय होगा। सरकार और शीर्ष स्तर पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। हालांकि सरकार और संगठन में निचले स्तर पर जरूरी बदलाव किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मैराथन बैठकों का दौर शीर्ष स्तर पर बदलाव के लिए नहीं बल्कि चुनाव तैयारी के लिए है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शीर्ष स्तर पर बदलाव का नकारात्मक संदेश जाएगा। जहां तक मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से फीडबैक लेने की बात है तो यह चुनाव की तैयारियों के लिए किया जा रहा है। पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव में उतरने से पहले किसी तरह की कोई कमी रह जाए। इसके जरिए कोरोना की दूसरी लहर के बाद जमीनी स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इसी के आधार पर जरूरी तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस महीने शाह और नड्डा राज्य का दौरा कर सकते हैं। ईरान की नेवी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नौसेना के सबसे बड़े जहाज में ओमान की खाड़ी में आग लग गई और वह बुधवार को डूब गया। द फार्स और तस्नीम समाचार एजेंसियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जहाज खर्ग को बचाने के प्रयास विफल हो गए और अंत में यह समुद्र में डूब गया। इस जहाज का नाम खर्ग द्वीप के नाम पर रखा गया था, जो ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। फार्स ने बताया कि आग देर रात करीब 2:25 पर लगी और दमकल कर्मियों ने इसे बुझाने की कोशिश की। एजेंसी के मुताबिक यह जहाज ओमान की खाड़ी में तेहरान से करीब 1270 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में जास्क बंदरगाह के समीप डूब गया। ईरान के सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों में जीवन रक्षक जैकेट पहने नौसैनिकों को जहाज से निकालते हुए देखा जा सकता है और उनके पीछे आग लगी हुई है। सरकारी टेलीविजन और अर्ध सरकारी समाचार एजेंसियां खर्ग को प्रशिक्षु जहाज बताते हैं। फार्स ने बुधवार सुबह जहाज से उठते काले धुएं की वीडियो जारी की है। ईरानी अधिकारियों ने खर्ग में आग लगने की वजह नहीं बताई। समाचार खेल जगत के इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर। अंत में समाचार फिल्म नगरी के अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बेमिसाल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। अमिताभ जया के बीच शादी के इतने साल बाद भी प्यार बना हुआ है और कई मौकों पर दोनों एक दूसरे के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन 3 जून 1973 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। आज अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी की 48वीं सालगिरह है और हर साल की तरह इस साल भी महानायक ने पत्नी जया के संग खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से जो तस्वीरें शेयर की हैं वो शादी के फेरों के दौरान की है। जया ने रेड कलर का शादी का जोड़ा पहना है और बिग बी ने ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान एक बार फिर आलोचनाओं के घेरे में। कर्नाटक में 2 दिन में मिले ब्लैक फंगस के 120 मरीज। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में कर्नाटक। लॉकडाउन के प्रतिबंधों में मिलेगी छूट, उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अपने गांव को बनाओ कोरोना मुक्त और जीतो 50 लाख रुपए का इनाम। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।